नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एसएस विद राजेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप अपने आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बायोलॉजी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले वाली दो वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए थे। हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि तीनों पार्ट से इक्वल या फिर कम ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए हम आज बायोलॉजी पार्ट को रिवाइज करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। आपने पढ़ा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। कोशिका जो है, सेल जो है, वो जीवन की मूलभूत इकाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमने पढ़ा कि कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, अर्थात अलग अलग तरह की कोशिका अलग अलग कार्य करती हैं, उनके आकार भी अलग होते हैं। कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं, ये बिल्कुल सही है कि आकार बदलते रहते हैं। प्रत्येक कोशिका के में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, उनका निष्पादन करने की उनकी अपनी एबिलिटी होती है, लेकिन सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। यानी कहता है कि हमारे सभी टिश्यूज में एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं। नहीं, गलत है। हमने पढ़ा कि उनके आकार अलग अलग होते हैं, विशेष कार्य होते हैं, इसलिए डी जो कथन है वो सत्य नहीं है। हमने जाना डी वाला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखिए, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। हमने जाना था कि क्लोरोप्लास्ट तो जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आज का इंपॉर्टेंट, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किसका बना होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो किस चीज का बना होता है। हमने पढ़ा ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग, तीन चीजों का बना होता है। कौन? जीव द्रव्य बना होता है, प्रोटोप्लाज्म बना होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी लर्न हो जाएगा। उसके बाद 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, यानी उनमें नाभिक नहीं पाया जाता है। तो जो रेड ब्लड सेल जो हैं, आरबीसी जो है, उनकी कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद, निम्न में से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, यानी कोशिका के सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। आपको पता है लाइसोसोम्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहलाते हैं, लाइसोसोम। उसके बाद, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य मतलब हाफ ट्रांसपेरेंट है। तो आपको पता है कि ये कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी लर्न हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पहले वाली वीडियो में कई स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि बिल्कुल जो प्रिंटिंग है वो छोटी छोटी है। इस बार आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। आपको पता है कि कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में 2010 2020 में भी रिपीट हुआ है। उसके बाद, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, यानी पावर हाउस। वही बात, यह क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है, शक्ति स्रोत यहाँ पावर प्लांट लिख दिया, वही बात माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित मानव शरीर में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। हमने जाना कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्न में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है।
आपको पता है कि कोशिका का नियंत्रक केंद्रक होता है, यानी कंट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है? कोशिका का केंद्रक होता है। निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी कौन सी कोशिका जो है वो सबसे छोटी सूक्ष्म जीवित कोशिका है? सबसे छोटी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। हमने पढ़ा था जब हम 7th 8th क्लास में एनसीईआरटी में माइटोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा जो है वो सूक्ष्म जीवित कोशिका है। उसके बाद डीएनए का संबंध किस अति मूल प्रोटीन से है, उसे क्या कहते हैं? यानी डीएनए में जो अति मूल प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हिस्टोन कहते हैं, उसे हिस्टोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, यानी किस कोशिकांग समूह में डीएनए पाया जाता है? आपको पता है कि डीएनए सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, इन तीनों में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? उसमें एक नाइट्रोजनी अक्षारक होता है और डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह होता है। यानी डीएनए की श्रृंखला में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। अगला क्वेश्चन, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य क्या है? यानी जो अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है सेल में वो चिकनी होती है, उस चिकनी जालिका के कार्य क्या होते हैं? विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण अर्थात उन्हें बाहर निकालना क्या कहलाता है? उनका कार्य है अंतर्द्रव्य जालिका का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? हमने जाना कि डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी काम क्या है? आरएनए का काम है, आपको पता है, प्रोटीन संश्लेषण करना आरएनए का प्राथमिक काम है। उसके बाद राइबोसोम्स होते हैं, यानी आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स आरएनए। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, यानी जीन कहां पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि जीन जो है वो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? द्विकुंडली संरचना मॉडल किसने दिया था डीएनए का? वेरी वेरी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। वाटसन तथा क्रिक ने दी है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना मॉडल। उसके बाद सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? डीएनए को अलग करने का कार्य फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर ने किया था, फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर। यानी आप याद रखने के लिए ट्रिक क्या करेंगे? डीएनए को मिक्सचर से अलग कर दिया था, यानी डीएनए को किससे अलग कर दिया था? मिक्सचर से। और नाम भी इनका क्या है? फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर। आई होप आपको लर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किसके द्वारा बंधे होते हैं? डीएनए के दो स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के तंतुगछक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहता है कि डीएनए के एक तंतुगछ से कोई भी सूचना को आरएनए में ट्रांसफर करना है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जाता है। उस प्रक्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आपको पता है कि खुराना ने डीएनए का
सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था? और अभी आपने पढ़ा डीएनए का अलग किसने किया था? हाफ मिश्र, अभी आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? यानी डीएनए में अंगुली छाप यानी प्रिंट्स लिए जाते हैं, वो किस लिए? माता पिता पता लगाने के लिए, बलात्कारी या चोर, सभी चीजों का पता लगाने के लिए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रित में निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी है? यानी कहता है कि जीवों की कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण जो आते हैं, यानी जैसे माता पिता के आनुवंशिक लक्षण अब उसकी संतान में आते हैं, उन चीजों को कौन चीज डिपेंड करता है? यानी वो किससे आते हैं? वो डीएनए से आते हैं। डीएनए से माता पिता के आनुवंशिक लक्षण संतान में आते हैं। उसके बाद आपने जेंडर निर्धारण के बारे में पढ़ा है बायोलॉजी में। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? आपको पता है कि मनुष्य के में XY गुणसूत्र होते हैं, लेकिन औरत में XX गुणसूत्र होते हैं। और आपको पता है कि XX और XY मिलने से ही लड़का लड़की का जन्म होता है, आपको पता है। निम्न में से कौन से क्रोमोसोम के मिलने के कारण बालक का जन्म होगा? पुरुष का Y व स्त्री का X, या पुरुष का Y और स्त्री का Y? तो आपको पता है कि पुरुष का Y तथा स्त्री का X, यानी C जो पॉइंट है, पुरुष का Y मिलना चाहिए, स्त्री का तो X ही होते हैं। तो आपको पता है कि बालक यानी लड़के का अगर जन्म होगा तो पुरुष का Y और स्त्री का X गुणसूत्र मिलेगा, तभी बालक का जन्म होगा, बालिका नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण सेल का प्रयोग किया जाता है शरीर की चोट रिकवरी के लिए, समसूत्रण। उसके बाद गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन क्या कहलाता है? किससे किया जाता है? यानी गुणसूत्रों की आकृति कैसी है, लंबे होते हैं, गोलाकार होते हैं, तो उसका अध्ययन मध्यावस्था में यानी गुणसूत्रों की मध्यावस्था में अच्छे से किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? उनमें एक विशेषता नहीं होती है कि विषाणु में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। विषाणु में जो वायरस होते हैं उनमें कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती। अगला पॉइंट, विषाणुओं में होता है या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, यानी या मतलब एक होता है, या उनमें आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है विषाणुओं में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और समझ आ रहे होंगे। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? उनमें केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए होता है। यानी कहता है कि पौधों में ज्यादातर जो बीमारियां फैलती हैं वो फैलाने वाला विषाणु में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, और वो भी दोहरे तंतु गुच्छ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कहने का मतलब बाकी तीन कथन सही है, तो हम सही भी जाने। प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, ये सही है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण करते हैं, नहीं, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण से वो अपना आहार नहीं बनाते हैं। सभी विषाणु परजीवी होते हैं, ये आपको पता ही है, सत्य है। निम्न में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? सबसे पहले टीएमवी वायरस की खोज की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। यानी एड्स जो है वो किसके द्वारा, किस विषाणु के द्वारा होता है? रिट्रोवायरस जो है वो विषाणु के द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आपको पता है फुट एंड माउथ रोग भी एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है। किससे? वायरस से।
अगला क्वेश्चन, इबोला क्या है? आपने कई बार पढ़ा है, इबोला वायरस है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आज हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। आई होप कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।